हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम एमपी पटवारी 2022 की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल मैथ्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व किए जाएंगे। और इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। एमपी पटवारी में मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। पूरे एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं और हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 100, जिसमें से मैथ के होते हैं 20। और इन मैथ्स के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चंस रीजनिंग के भी आ जाते हैं। पेपर का ये 21वां क्वेश्चन है, लेकिन मैथ सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है और पहला ही रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ के अलावा जो एक दो रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे उन्हें भी हम सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 1998 को अगर वेडनेसडे था, बुधवार था, तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। ईयर यहाँ पर एक ही दिया गया है, 1998 और 1998। तो हम डेट देखेंगे। 1 अप्रैल को डे है वेडनेसडे। अब 1 अप्रैल से हमें 25 दिसंबर तक जाना है, तो हम एक एक करके दिन तो काउंट करेंगे नहीं। हम हर महीने के विषम दिन या ऑड डेज देखेंगे कितने होते हैं। अप्रैल और विषम दिन कैसे मिलते हैं, 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है वही विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को बुधवार बोला गया है वेडनेसडे, तो हम 1 अप्रैल को नहीं लेंगे, इसके बाद से काउंट करेंगे। तो 1 अप्रैल को हम छोड़ देते हैं। अप्रैल में कुल 30 दिन होते हैं, तो जब एक दिन हमने हटा दिया तो अब बचे होंगे 29 डेज। ये हम अप्रैल के लिए देख रहे हैं। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार 28, 1 बचेगा, मतलब अप्रैल में हमें विषम दिन मिल गया 1। इसी तरह से अप्रैल के बाद मई आएगा और मई में 31 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बच जाएगा, मतलब 3 विषम दिन हमें मिल जाएंगे। फिर मई के बाद आता है जून, और जून में 30 दिन होते हैं। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा, मतलब विषम दिन हो जाएंगे 2। इसके बाद जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो विषम दिन हो जाएंगे 3। और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर भी विषम दिन हमें मिल जाएंगे या ऑड डेज मिल जाएंगे 3। अगस्त के बाद सितंबर में भी 30 दिन होते हैं, तो यहाँ से विषम दिन मिलेंगे 2। फिर अक्टूबर में 31 दिन, तो यहाँ से विषम दिन मिल जाएंगे 3। और नवंबर में फिर से 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर विषम दिन मिल जाएंगे 2। इसके बाद दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो विषम दिन 3 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो हम 1 से लेकर 25 तक ही गिनेंगे। तो 25 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार 21, तो 4 बचेंगे, मतलब विषम दिन या ऑड डेज मिल गए यहाँ पर 4। अब इन सभी ऑड डेज या विषम दिन को जोड़कर हम 7 से डिवाइड कर देंगे। नहीं तो इसका शॉर्ट तरीका यह है कि यहाँ पर हम 7 जोड़कर हटाते जाएं। 1 और 3 4, ये 4 हो गए, और 5 6 7, तो ये हट गए। फिर 2 और 3 5, और ये 2 7, तो ये तीनों भी हट गए। अब 3 और ये 4 7 हो गए, तो ये भी हट गए। अब बचा केवल 2, इसका मतलब विषम दिन मिल जाएंगे हमें 2। अब जो दिन दिया गया था 1 अप्रैल को, उसमें हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। बुधवार था, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 इक्वेशन या 2 समीकरण दिए गए हैं और इनमें हमें x और y के लिए सॉल्यूशन या हल बताना है। मतलब हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा और y इक्वल टू क्या मिलेगा बताना है। यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई हैं, किसी भी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। या तो पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालकर हम दूसरी में रख दें, तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा, और फिर y की वैल्यू हम पहली वाली में या दूसरी वाली में किसी में भी रख दें। या फिर इन दोनों इक्वेशन में से हम x के कोफिशिएंट को बराबर कर दें। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हम सेम नंबर कर दें। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से x कट जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा, फिर उससे हम x निकाल लेंगे। नहीं तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हम ऑप्शन से सॉल्व करें। ऑप्शन से हम वैल्यूज रख दें इनमें। तो पहला ऑप्शन दिया गया है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो हमें दोनों इक्वेशन में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 रखेंगे, तो हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर मिलने चाहिए। अगर बराबर मिल गए तो ये आंसर सही है। अब पहली इक्वेशन में हम वैल्यूज रखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर 2, तो 2x है
2 इंटू एक्स की जगह पर हमने 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस 3y है तो 3 इंटू वाई की जगह पर हम रखेंगे 2 तो इंटू 2 इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करना है, 8 मिलना चाहिए, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 2 6 तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। यहाँ से हमें 8 इक्वल टू 8 मिल गया। इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर मिल गए, तो यहाँ से तो ये सही हो रहा है। अब हमें दूसरी वाली में भी चेक करना पड़ेगा। 5x है तो 5 इंटू एक्स की जगह पर हम लिखेंगे 1, फिर प्लस 4y है तो 4 इंटू वाई, वाई की जगह पर हम 2 लिखेंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 13। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5 प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 13। तो 8 और 5 13 होते हैं, तो यहां से हमें मिल गया 13 इक्वल टू 13। फिर से यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर मिल गए हैं और यहाँ पर भी बराबर मिल गए थे। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 होगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और अगर हम बाकी बचे हुए ऑप्शन में से x और y की वैल्यू रखेंगे तो हमें बराबर नहीं मिलेगा। जैसे सेकंड ऑप्शन में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 दिया गया है, तो अगर हम 2x यहाँ पर x की जगह पर 1 और y की जगह पर भी 1 मतलब इंटू करेंगे तो उतना ही मिलेगा। 2 प्लस 3 5 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 8 चाहिए, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब सेकंड में देखें, थर्ड में देखें, x इक्वल टू 0 दिया है तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3y, y इक्वल टू कितना है 2, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 मिल रहा है, यहाँ 8 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और फोर्थ वाले में x इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 लिखा प्लस 3y है तो y इक्वल टू 0 है, तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ से मिला 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पर 4 मिला लेकिन राइट साइड में तो 8 लिखा हुआ है, तो ये बराबर नहीं हो रहे हैं, तो ये आंसर भी गलत, तो सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलीगॉन जिसकी 8 साइड्स हैं, पॉलीगॉन मतलब एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं, क्या कहलाता है? तो 8 भुजाओं वाले बहुभुज को हम अष्टभुज कहते हैं, या 8 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम ऑक्टागॉन कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और अगर हेक्सागोन या षटभुज में देखें तो इसमें 6 साइड्स होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। पेंटागोन या पंचभुज में 5 साइड्स होती हैं और डेकागोन या 10 भुज में 10 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है जिसको जब हम 1575 में मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब हमें 1575 को परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनाना है। इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम इसके फैक्टर्स निकाल लें, या हम इसका एलसीएम ले लें कि ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो 5 से डिवाइड कर दें हम, 5 3 15, 5 1 5 और 5 5 25। फिर से हम 5 से कर दें तो 5 6 30 और 5 3 15। अब ये 5 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 63 होते हैं। अब हम 9 को और डिवाइड करें तो हमें 3 2 बार मिल जाएंगे, तो 3 3 9 और फिर से करेंगे तो 3 1 3। इसका मतलब ये 5 5 7 3 3 इन सब से डिवाइड होगा। और अगर इसको पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हर एक नंबर इसमें 2 2 बार होने चाहिए। अगर इसको घन बनाना होता या क्यूब बनाना होता तो हम हर एक नंबर के 3 3 के पेयर बनाते, लेकिन वर्ग है तो हम हर एक नंबर के 2 2 के पेयर बनाएंगे। मतलब इसमें है, हमें मिल गया 5 इंटू 5 इंटू, फिर हमें 3 भी 2 बार मिल गया है तो इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 7 हमें केवल एक ही मिला है। अब यहाँ पर हमें 2 के पेयर बनाने के लिए एक 7 की और ज़रूरत है। इसका मतलब हमें एक 7 मल्टीप्लाई करने की और ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ये पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 7 का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें 1575 में। नेक्स्ट है, यदि हम 8075 को कोई दो डिजिट नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो उन्हीं नंबर का सम क्या होगा? कोई 2 नंबर में लिखना है और वो 2 अंक के होना चाहिए। ये हो गया एक नंबर और दूसरा हो गया एक और नंबर। 2 अंक की संख्या बतानी है और उनका जब हम गुणनफल करें तो हमें 8075 मिलना चाहिए। तो जो नंबर हैं ये दोनों, उनको प्लस करके योग हमें बताना है।
और यह पता करने के लिए कि 8075 किन को मल्टीप्लाई कर कर बनेगा, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 8075 का कि ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो 5 से करें, 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर से 5 से कर दें क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 3 जा 15, 1 बचेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये 5 से नहीं होगा, 3 से, 9 से भी नहीं, 11 से, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा। 17 2 34, तो 1 बार करना पड़ेगा, 153 चला जाएगा 9 बार। अब ये 19 है तो 19 1 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम 8075 के बराबर क्या लिख सकते हैं कि यह बनेगा 5 × 5 × 17 और × 19 का मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर तो 4 नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि केवल 2 नंबर बताने हैं, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करके इन चारों को 2 में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 5 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 25 तो मिल जाएगा, 2 अंकों की संख्या तो मिल गई, लेकिन हमें 3 मिल जाएंगी, 25 17 और 19, लेकिन हमें केवल 2 संख्या लेनी है। तो हम क्या करते हैं, 5 को इसमें कर देते हैं और इस 5 को इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 × 17 कर दें, 5 × 17 और इस 5 का 19 में, तो इंटू 5 × 19, तो 5 × 17 कितना हो जाता है 85 और 19 × 5 95। तो यहाँ से हमें 2 नंबर मिल गए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8075 ही मिलेगा। अब हम इनको जोड़ सकते हैं क्योंकि 2 नंबर बोला था, 2 नंबर में लिखना है और जो 2 नंबर होंगे वो 2 अंकों के होने चाहिए। तो ये होगा 2 अंकों के 85 और ये 95, और जो नंबर मिलेंगे उन्हीं को हमें प्लस करना है या जोड़ना है। तो 85 में 95 हम जोड़ दें तो 5 और 5 0, 8 ये था तो 9 और 9 18, 180 मिला, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, अब्दुल 25 पेज पढ़ता है किसी बुक के जिसमें टोटल पेज हैं 100 पेज की एक बुक है जिसके 25 पेज अब्दुल पढ़ लेता है और अकबर उस बुक के 2/5 पेज पढ़ता है। 2/5 पेज मतलब 100 का हम 2/5 निकाल लें, 100 × 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 0 और 20 × 2 = 40। इसका मतलब अकबर 40 पेजेस पढ़ता है, अब्दुल पढ़ता है 25 पेज और अकबर पढ़ता है 40 पेज। तो हमें यहाँ पर इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है बताना है, कौन सी सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अब्दुल आधे पेज पढ़ता है अकबर से, अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। तो अकबर का अगर आधा करें तो 40 का आधा करेंगे तो 20 मिलेगा, लेकिन तो 25 पढ़ रहा है तो फर्स्ट वाला गलत हो गया और हमें गलत ही बताना था, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं कि अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़े, अब अधिक है 40, इसका मतलब अकबर ने ज्यादा पढ़े होंगे, तो ये सही है। फिर अकबर ने अब्दुल से दुगना से 10 पृष्ठ कम पढ़े, अब्दुल के दुगने से तो 25 का दुगना हम कर देंगे 50 और 50 से कम 10 कम ही तो पढ़े हैं अकबर ने, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पेज कम पढ़े, 5 अधिक पढ़े, तो अकबर को आधा करें तो आधा हो जाएगा 20 और 20 से 5 अधिक पढ़े मतलब 25 पढ़े अब्दुल ने, तो ये भी सही है। तो गलत है केवल फर्स्ट वाला, तो यही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट पावर ऑफ 2। यदि हम 2 की पावर 10 को आधा कर दें तो हमें 2 की पावर कितनी मिलेगी। 2 की पावर 10 है, इसको हम आधा कर दें, आधा मतलब डिवाइड कर दें 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, कितनी पावर मिलेगी 2 की। यहाँ पर 2 की पावर 10 है और नीचे हम 2 की पावर 1 मान सकते हैं। तो जब भी कोई दो नंबर डिवाइड में होते हैं और आधार या बेस समान होता है तो वहां पर पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो m-n हो जाएगा। यह रूल होता है घातांक का नियम। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 की पावर 10 में से 1 माइनस कर देंगे, बचेगा 9। यहाँ से हमें मिला 2 की पावर 9, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है या एक आयत है, ये आयत हो गया,
जिसकी आमने सामने वाली साइड्स या भुजाएं सेम होती हैं, बराबर होती हैं। इसका डायगोनल या विकर्ण दिया गया है तो हम ये वाला विकर्ण मान लेते हैं कि 65 है। क्वेश्चन में 65 दिया गया है और इसकी एक साइड, एक भुजा दी गई है 63 सेंटीमीटर लंबी। एक साइड है 63 तो ये हो जाएगी 63, ये 63 है तो सामने वाली भी 63 ही होगी। तो हमें दूसरी वाली साइड भुजा बतानी है। दूसरी वाली ये हो गई, इसको हम x मान लेते हैं और ये x है तो इसके सामने वाली भी x होगी। अब इसमें हम इस वाली भुजा की लंबाई कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये एक रेक्टेंगल है, आयत है और इसमें दोनों साइड्स के बीच या दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसको हम नाम दे दें A, B और C। तो C पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें 65 हाइपोटेनियस या कर्ण है, आधार मतलब बेस है इसमें 63 और हमें इसका लंब या परपेंडिकुलर पता करना है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्राइंगल में। तो थ्योरम होती है कि जो कर्ण का या हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर बराबर होता है लंब का या परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि AC है, प्लस आधार या बेस का स्क्वायर। आधार है BC। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। AB कितना दिया है 65 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 65 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू AC हमने x मान लिया था तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस BC या CB दिया गया है 63 तो ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम 65 का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। हम फॉर्मूला बना लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो उससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ये 63 प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 65 का स्क्वायर माइनस कर दें इसको, माइनस का 63 का स्क्वायर, 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहां पर हम फॉर्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और इनटू में a माइनस b, जहां पर a इक्वल टू है 65 और b इक्वल टू है 63। अब यही फॉर्मूला हम इसमें लगा दें a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार हम इनको प्लस कर दें 65 प्लस 63 इंटू और एक बार माइनस कर दें 65 माइनस 63 और इक्वल टू में x स्क्वायर। प्लस करेंगे तो 5 और 3 8 और 6 और 6 12। इसके बाद 65 माइनस 63 2 बचेंगे तो 128 इंटू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 8 16, 1 बचे 2 2 4 5 और 2 1 2 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x की पावर 2 है तो इस तरफ ले जाकर 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब 256 का रूट लग जाएगा। तो 256 का रूट इक्वल टू x और 256 रूट होता है 16 का। तो 16 इक्वल टू यहां से हमें x मिल गया और x क्या था, यह AC साइड, तो ये मिल जाएगी 16। तो आंसर हो जाएगा थर्ड 16। नेक्स्ट है, यहां पर हमें एवरेज या औसत बताना है इन 5 नंबर का। MP कांस्टेबल में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम औसत या एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई का अंक ये लास्ट के डिजिट से चेक करते हैं। औसत या एवरेज में ये रूल होता है कि जब भी कभी एवरेज या औसत में हम कुल संख्या का या नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम या योग मिलता है। और यहाँ पर चारों जगह ऑप्शंस में एवरेज दिया गया है तो हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर दें। कुल संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 का नंबर 5 का हम मल्टीप्लाई कर दें हर एक में। अब यहां से जो हमें मिलेगा वह सम मिलेगा या फिर योग मिलेगा, और जब इन सबको जोड़ेंगे तो भी हमें योग या फिर सम ही मिलेगा। तो हम केवल लास्ट डिजिट से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इनको प्लस कर लें, 7 और 1 8 और 8 और 8 16 हो जाएंगे। 16 का 6 मिलेगा, 7 और 7 14, 14 का 4 मिलेगा, ये 10। मतलब इन सबको प्लस करेंगे तो लास्ट में हमें 0 मिलेगा। यहाँ पर हम चेक कर लें तो 6 इंटू 5 30, 0 मिल रहा है।
4 इंटू 5 20, तो यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी 0, तो हम इस वाले से सॉल्व नहीं कर सकते। ये शॉर्ट तरीका होता है, लेकिन जब सभी ऑप्शन में सेम रिजल्ट मिल रहा है तो हम बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा, मतलब इन सबको प्लस करें पहले और फिर डिवाइड कर दें 5 से। ऐड करेंगे तो पहले हमें 16 और 14 मिल रहा था, इनको जोड़ेंगे तो 2 और 3 30, तो 30 की 0, अब 3 बचे, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मिल गया 100। अब 100 को हम कुल संख्या से 5 से डिवाइड कर दें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 बार, तो एवरेज या औसत मिल गया 20, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, इसको हमें एवेल्युएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है। रूट में है 625 और डिवाइड में 125, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लें, मतलब डिवाइड कर लें 625 से 125 को, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसका हम रूट लगा देंगे। तो हम 25 से कैंसिल कर दें, 25 से 25 बार डिवाइड हो जाएगा और 25 से 5 बार, फिर 5 से ये 25 5 बार फिर चला गया, तो यहाँ बचा केवल 5, तो 5 का हम रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा √5 इक्वल टू, फिर इसके बाद है, इसको हमने सॉल्व करके केवल 5 में बदला था और ये रूट में था, तो ये आ गया √5, फिर इक्वल टू x और डिवाइड में है √5। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में हम 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √5 का √5 में, तो √5 इंटू √5 इक्वल टू 1 इंटू x। अब रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, तो यहां से हमें 5 मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब ये कैसे हुआ 5, ये भी हम देख लेते हैं। रूट है यहाँ पर और रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर होती है 1/2। स्क्वायर रूट में या वर्गमूल में पावर या घात 1/2 होती है, तो इस 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2, इंटू का साइन है और फिर से √5 लिखा है, तो इस 5 को भी हम 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। एक ही बात है, या तो पावर 1/2 लगा दो या फिर इनको रूट में लिख दो, तो इस तरह से हमने लिख दिया इक्वल टू x। अब यहाँ पर आधार या बेस सेम है और इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब आधार समान होते हैं तो उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 मिलेगा, आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, इक्वल टू x। 5 की पावर 1 इक्वल टू x या फिर x इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। जब भी कभी रूट में रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है हमें, x इक्वल टू 5। नेक्स्ट है, पॉजिटिव इंटीजर्स x y z धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, x इंटू वाई इक्वल टू 14, इनको हम अलग से लिख लेते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू दिया गया है 14 और y इंटू जेड इक्वल टू दिया है 10 इक्वल टू 10 और z इंटू x दिया है 35। तो हमें वैल्यू बतानी है x प्लस वाई प्लस जेड। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू तीनों की वैल्यू निकालनी है और तीनों को जोड़ देना है। अब इन इक्वेशंस को हम ऑप्शन से भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं वो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़कर दिया गया है। तो या तो हम इनमें यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, हम y/14 मिलेगा और y/14 यहां रखेंगे तो z और y में इक्वेशन मिल जाएगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर x इंटू वाई इनका इंटू करने पर हमें 14 मिलना चाहिए और y और z इनका इंटू करने पर मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिलना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज सेम है कि y और y सेम होना चाहिए, तो हम ऐसे कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे 14 हमें कैसे मिल सकता है, 14 हमें मिल सकता है 7 इंटू 2 करके या 2 इंटू 7 करके, और एक और 14 इंटू 1 करके भी मिल सकता है, और 1 इंटू 14 ऐसे देखें तो 1 इंटू 14 करके एक और ऑप्शन मिल जाएगा हमें कि 14 को मिलने के ये 4 तरीके हो गए। अब हम 10 देखेंगे कि हमें 10 कैसे मिल सकता है। 10 मिल सकता है अगर हम 2 इंटू 5 कर दें या फिर 5 इंटू 2 कर दें, और अगर हम 10 इंटू 1 कर दें या फिर 1 इंटू 10 कर दें तो भी हमें 10 मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई करना है और y को सेम लेना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को मानते हैं कि ये हैं x और y,
और अगर दूसरी वाली इक्वेशन में हम इसको y मानेंगे 2 को y और z को मानेंगे 5, तो यहाँ से y और y सेम मिल रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं। अगर हम इसमें देखें 2 इंटू 7, अगर इसको x मान लें और 7 को y मान लें, और फिर सेकंड वाली इक्वेशन में y इंटू z होना चाहिए, इसका मतलब y होगा यहाँ पर 5, लेकिन ऊपर तो हमने y इक्वल टू 7 लिया है, सेम सेम नहीं हो रहे हैं, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम ले सकते हैं। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख दें, x इंटू वाई मतलब 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 और 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, जहां पर x इक्वल टू हो गया है 7 और y इक्वल टू हो गया है 2। यहां पर x था तो पहले नंबर पे जो होगा उसे हम x मानना पड़ेगा, x इक्वल टू 7, और दूसरे नंबर पर जो था y, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है 2, तो y इक्वल टू हमें 2 मानना पड़ेगा। और यहाँ पर y जो है, ऊपर जो y था वही y नीचे भी है, और y पहले था और यहाँ पर 2 पहले है, इसका मतलब ये y की जगह भी सेम हो गई, तो हमने y इक्वल टू 2 सही माना है। अब जो z है, z की जगह पर 2 है, सॉरी z की जगह पर 5 है, x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू 2 है, ये तो कंफर्म हो गया। अब हमें z इक्वल टू पता करना है कि क्या होगा। z इक्वल टू 5 यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर पहले z लिखा हुआ है तो हमने 5 लिख दिया, इनटू फिर x लिखा है, x हमने क्या माना था 7 माना था, x इक्वल टू 7, तो इनटू कर लेते हैं, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 मिल रहा है, और दिए गए क्वेश्चन में भी हमें 35 ही दिया गया था। इसका मतलब z इक्वल टू हम 5 मान सकते हैं, तो z इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया 5। यहाँ से हमें x, y, z तीनों की वैल्यूज मिल गई। आंसर निकालने के लिए हमें इन सभी को प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे, 7 और 5 12 और 2 14। आंसर हो जाएगा इसका 14, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एवरेज एज या औसत आयु दी गई है हस्बैंड और वाइफ की 27 वॉज है, मतलब 27 थी जब उनकी शादी हुई थी 7 वर्ष पहले। तो ये जो एवरेज दिया गया है 27, ये 7 वर्ष पहले का दिया गया है, 7 years एगो का। और जब भी कभी किसी औसत में हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें योग मिल जाता है। 27 है औसत, इसमें कुल संख्या कितनी है, हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के एजेस का सम या आयु का योग हमें मिल जाएगा। 2 इंटू 7 14, 2 2 4 5 54 योग हो गया, लेकिन ये 7 वर्ष पहले है, तो इसको हमें 7 वर्ष आगे लाना पड़ेगा। तो एक को 7 वर्ष आगे लाने के लिए हम 7 प्लस करते हैं, और यहाँ पर 2 लोग हैं तो हमें 2 बार 7 प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब प्लस 14 ईयर्स हमें आगे आना पड़ेगा, तो इसमें 14 हम ऐड कर दें। 4 और 4 8 और 5 1 1 68। ये हो गया हस्बैंड और वाइफ दोनों का सम, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में 68 है दोनों का। अब प्रेजेंट में वर्तमान में उनका एक सन, एक पुत्र भी आ गया है, और इन तीनों का औसत एवरेज दिया गया है 24। तीनों का दिया गया है तो हम योग निकालने के लिए या सम निकालने के लिए कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर दें। हस्बैंड, वाइफ और उनका सन 3 लोग हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12 और 3 2 6 7 72। तो हमें पुत्र की आयु बतानी है, एज बतानी है सन की। पहले उन दोनों का योग था 68, अब एक पुत्र आ जाने के बाद उनका योग या सम हो गया 72, तो जो पुत्र है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 72 में से 68 को हम माइनस कर दें, तो 68 को माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 और 6 में से 6 0। यहां से हमें पुत्र की आयु पता चल गई 4 वर्ष। आंसर 4 years, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या हमें बतानी है x। यहां पर हमें रिलेशन या संबंध देखना है कि 2 में x कैसे मिलेगा और 3 में 12 कैसे मिल रहा है, 6 से 24 कैसे मिल रहा है। तो अगर इन दोनों में देखें 3 और 12 में, तो 3 से हमें 12 कैसे मिल सकता है, जब हम इंटू 4 कर दें तो 12 मिल जाएगा, और 6 से 24 कैसे मिल सकता है, जब हम इंटू 4 कर दें। जब हम इन दोनों में इंटू 4 कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें 4 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 2 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 8,
और 8 ही हो जाएगी x की वैल्यू। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 300 मीटर। वह एक पोल को एक खंबे को पार करती है 0.4 मिनट में। तो उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा एक ब्रिज को एक पुल को पार करने में जिसकी लंबाई 450 मीटर है। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड फाइंड करेंगे। ट्रेन की स्पीड या गति कितनी मिल रही है। सबसे पहले वह खंबे को पार कर रही है, तो खंबे वाले केस में देखें हम कि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और टाइम लग रहा है खंबे को पार करने में 0.4 मिनट का। तो ट्रेन की स्पीड मान ली हमने s। अब हम डिस्टेंस या दूरी की जगह पर एक तो ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, दूसरा जिसको वो पार कर रही है उसकी लंबाई। तो यहाँ पर एक पोल है, एक खंबा है, खंबे की लंबाई हम 0 मानते हैं, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ही लिखेंगे केवल। ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, यह है मीटर में, और टाइम लग रहा है पार करने में t की जगह पर 0.4 मिनट। यहाँ पर ये मिनट है और ये मीटर है। ऑप्शन यहाँ पर मिनट में दिए गए हैं, इसलिए हम इस मिनट को चेंज नहीं कर रहे हैं। और मीटर है और आगे भी मीटर ही दिया गया है 450 मीटर, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा, इसके बाद 4 से डिवाइड कर दें, 4 7 जा 28, 2 बचेंगे तो 4 5 जा 20 और एक 0 ये बच गया 750। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड या गति हमें मिल गई 750 मीटर पर मिनट। इसके बाद हम दूसरा वाला केस देखते हैं, जब ट्रेन ब्रिज को या पुल को पार कर रही है। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रेन की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस दूरी या डिवाइड टाइम। तो s की जगह पर जो हमने स्पीड या गति निकाली है वो लिखेंगे 750 इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर हम दो चीज लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई भी, दो चीज लिखते हैं। तो पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 प्लस किसको पार कर रही है ब्रिज को, ब्रिज की लंबाई है 450 मीटर, मीटर मीटर में ही है और ये भी मीटर में ही थी, डिवाइड टाइम कितना लग रहा है वही हमें बताना है, तो हम t मान लें। अब यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में 1 मान सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 750 का t में और 1 का इस पूरे में। तो 750 का t में मल्टीप्लाई कर दें तो t इंटू 750 इक्वल टू 300 और 450 को ऐड कर देंगे तो 5 और 3 और 4 750। यहां से 750 और 750 कैंसिल हो गया तो टाइम इक्वल टू हमें मिल गया 1। 750 1 जा 750, इसलिए यहां पर 1 मिल रहा है, 0 नहीं मिलेगा 1 मिलेगा। टाइम इक्वल टू मिल गया 1 और 1 क्या है, ये 1 है मिनट में। तो ट्रेन को पुल को पार करने में टाइम लग जाएगा 1 मिनट का, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। यहां पर ये श्रेणी दी गई है, इसका हमें 15वां पद या 15th टर्म बतानी है। 5 के बाद 10 आ रहा है, फिर 15, फिर 20, इसी तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी। तो 15वें नंबर पर क्या आएगा वो हमें बताना है। पहले है 5, इसमें कुछ जोड़ा होगा तो हमें 10 मिला, 10 में कुछ जोड़ेंगे तो 15 मिला, 15 में कुछ जोड़ेंगे तो 20 मिला, और इसी तरह से आगे फिर एक नंबर मिलेगा, फिर एक नंबर मिलेगा, फिर एक नंबर मिलेगा। इस तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी और कहां तक बढ़ती जाएगी इससे हमें कुछ नहीं करना है। यहां पर बोला है कि 15th टर्म, तो ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से आगे जाकर यहां कहीं हमें 15th टर्म या 15वां पद मिलेगा। तो वह 15वां पद क्या है, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ये कौन सी श्रेणी या फिर कौन सी सीरीज बन रही है। और ये कैसा पता करेंगे हम कि 5 से 10 किस तरह से बन रहा है, 10 से 15 किस तरह से बन रहा है। या तो किसी नंबर को जोड़ रहे होंगे या फिर किसी का इंटू कर रहे होंगे। दो ही केस बनते हैं, जब कोई नंबर आगे की तरफ बढ़ता है या तो जोड़ते हैं या फिर इंटू करते हैं, डिवाइड करने पर तो कम होता है। तो दोनों चीज हम इसमें चेक कर लेते हैं। 5 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमें 10 मिल जाएगा, और 10 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 15 मिल जाएगा। इसी तरह से 15 में जब 5 जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम 5 जोड़ते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितने का मिल रहा है, हमें 5 का, 5 का अंतर मिल रहा है हर एक नंबर में।
और जब भी किसी श्रेणी में कोई नंबर जोड़ा जाता है तो वह समांतर श्रेणी बनती है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता, किसी का गुणा हो रहा होता, तो वह गुणोत्तर श्रेणी बनती या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता। और ये समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो 15वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी में 15वां पद हम निकालते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिना फॉर्मूले के हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 15 तक जाना है, इसे कितने नंबर हम जोड़ते जोड़ते जाएंगे, तो इसमें फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ये समांतर श्रेणी का। इसमें Tn है टर्म, nth टर्म, n मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है 15वीं टर्म, तो n की जगह पर हम लिखेंगे 15 क्योंकि 15वां पद पूछा है तो n इक्वल टू 15 लिख दिया, इक्वल टू a यहां पर होता है पहला पद या फिर फर्स्ट टर्म, तो इस श्रेणी की फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो यहां से a इक्वल टू क्या हो गया 5 और n इक्वल टू क्या था 15 और d इक्वल टू 5 है। ये सभी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख रहे हैं। n की जगह पर 15 इक्वल टू a बराबर मतलब पहला पद है 5 प्लस n की जगह पर फिर से 15 माइनस 1 इंटू डी मतलब डिफरेंस या अंतर, दो नंबर के बीच में कितने का अंतर है 5 का अंतर है, तो इंटू 5। इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 15 में से 1 माइनस किया तो 14 बचा और 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 70 और 5 प्लस 70 इक्वल टू मिल जाएगा 75। तो 15th टर्म हमें मिल गई इस समांतर श्रेणी की 75। ये हो जाएगा आंसर सेकंड ऑप्शन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर रेशो दिया गया है प्रेजेंट एज या वर्तमान आयु का कुणाल और गणेश का 3:5। तो ये हो गया कुणाल और ये है गणेश, इन दोनों का वर्तमान आयु का रेशो दिया गया है 3:5। इसके बाद इफ 4 years hence मतलब 4 वर्ष के बाद कुणाल यंगर होगा गणेश से 12 वर्ष, कुणाल 12 वर्ष छोटा होगा गणेश से, तो हमें प्रेजेंट एज वर्तमान आयु बतानी है कुणाल की। अब यहां पर बोला है कि 4 वर्ष के बाद कुणाल छोटा होगा गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा। वर्ष बढ़ जाने के बाद या वर्ष कम हो जाने के पहले छोटे बड़े में कोई चेंज नहीं आता है, जो छोटा है वो हमेशा छोटा ही रहेगा और जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो 4 वर्ष के बाद अगर कुणाल छोटा है तो अभी वर्तमान में भी कुणाल छोटा ही होगा, और कितना छोटा होगा 12 वर्ष छोटा होगा कुणाल। इसका मतलब कुणाल और गणेश में 12 वर्ष का अंतर होगा। तो यहां पर हम इनके एजेस के रेशो का अंतर निकाल कर 5 - 3 2, यह अंतर इनकी उम्र के अंतर के बराबर लिख सकते हैं 12। तो 2 इक्वल टू 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिला 1 इक्वल टू 6। अब हमसे पूछा है कुणाल की वर्तमान आयु, तो कुणाल का रेशो कितना है 3, तो 1 इक्वल टू 6 है, तो 3 इक्वल टू मिल जाएगा 3 × 6 18। यह हो गई कुणाल की आयु 18 ईयर्स, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, कोई नंबर है जिसको जब हम 361 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर या शेषफल मिलता है 47, और जब उसी नंबर को सेम नंबर को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल या रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई नंबर है उससे हम किसी नंबर का डिवाइड करवा रहे हैं और शेषफल दिया गया है, और फिर उसी को हम किसी दूसरे से डिवाइड करवा रहे हैं और हमसे शेषफल पूछा हो, तो हम पिछला वाला रिमाइंडर या शेषफल को डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें डिवाइड करवाना है। 19 से डिवाइड करवाना है तो पहले वाले शेषफल को या रिमाइंडर को हम डिवाइड कर देंगे 19 से, तो जो रिमाइंडर या शेषफल यहां पर बचेगा वही आंसर होगा। 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 2 38 होते हैं, 2 बार डिवाइड हो गया 38, और 47 में से 38 माइनस कर दें तो वही शेषफल बचेगा, तो 9 बचेगा। या फिर इसको हम ऐसे कर लें, 47 में हमें डिवाइड करना है 19 से, तो 19 2 38 और 7 में से 8 माइनस करेंगे तो 9, तो ये शेषफल या रिमाइंडर बच गया 9, आंसर हो जाएगा थर्ड 9। बस इसमें हमें करना केवल इतना है, पहले वाले रिमाइंडर या शेषफल को
डिवाइड कर देना है, जिससे हमें करवाना है बाद में 19 से। नेक्स्ट है, हमें रेशो बताना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन और सिलेंडर का। रेशो बताना है जिनकी सेम रेडियस और सेम हाइट है। रेडियस या त्रिज्या दोनों की r है, मान लिया कि r है, दोनों की सेम होगी, और हाइट या ऊंचाई हमने मान लिया h है। तो जो कोन की होगी वही सिलेंडर की होगी, h। यहां पर हमें शंकु और बेलन दोनों के आयतनों का अनुपात बताना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम या आयतन ये हो गया कोन का या शंकु का, इससे हमें अनुपात बताना है सिलेंडर से या फिर बेलन से। ये कोन है, या फिर हम हिंदी में लिख देते हैं, यह है शंकु का वॉल्यूम या आयतन, और यह है बेलन का या सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब आयतन। वॉल्यूम ऑफ कोन या शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू में पाई r स्क्वायर h। ये सभी इंटू में है, 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h। इससे हमें अनुपात बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, फिर इसके इंटू में r स्क्वायर और इसी के इंटू में h। अब ये रेशो में है, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर और h से h। अब यहां पर बचा केवल 1/3, तो 1/3 रेशो 1, और ये रेशो में है तो 3 को हम इसके मल्टीप्लाई में ले जाएं तो यहां से मिल जाएगा 1/3। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1/3। नेक्स्ट है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। 27 डिवाइड 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -5/3 इंटू रूट में है 3 की पावर -7, और ये रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, मतलब घनमूल है, और इंटू 3 की पावर 4। तो यहाँ पर बाकी सभी जगह पर 3 लिखा हुआ है, और यहाँ ऊपर 27 है। तो 27 को हम 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 कैसे बना सकते हैं, 3 की पावर 3 करके। 27 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 27 मिलेगा। तो इस 27 की जगह पर हम 3 की पावर 3 लिख रहे हैं, 3 की पावर 3, और डिवाइड में है 3 की पावर 4, फिर इंटू में है 3 की पावर -5/3, और इंटू ये 3 की पावर -7, और क्यूब रूट के अंदर या घनमूल के अंदर, घनमूल या फिर क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, उनकी पावर है 1/3। ये 3 लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब इस पूरे के ऊपर पावर लगी होगी 1/3 की। तो इस 3 की पावर -7 के ऊपर हम 1/3 की पावर लगा दें। इसके बाद यहां पर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -7 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1/3 में। तो यहां से हमें मिल जाएगा 3 की पावर -7 इंटू 1 -7 मिलेंगे, और डिवाइड में 3 है, तो 3 की पावर -7/3 हमें मिला। जब हमने इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसकी जगह पर हम इंटू में क्या लिख रहे हैं, 3 की पावर -7/3, तो -7/3। इसके बाद है इंटू 3 की पावर 4। अब यहां पर सभी की पावर सभी के बेस या आधार 3 हैं, और नीचे भी 3 है, 3 की पावर 4, और ये डिवाइड में है। ये जो 3 की पावर 4 है, ये सभी के नंबर के डिवाइड में चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3 की पावर 4, ये जो डिवाइड में चल रहा था। अब यहां पर 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल हो गया। इसके बाद यहां पर आगे क्या बचा, ये सब इंटू में है, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5/3 इंटू 3 की पावर -7/3। सभी के बेस या आधार सेम है, समान है, तो जब भी कभी इंटू में या गुणा में आधार समान होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो आधार तो वही रहेगा, बेस वही रहेगा जो पहले था, अब जो पावर है उनको हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये इसकी पावर बन रही है, 3 की पावर बन रही है 3, प्लस करेंगे -5/3 को, माइनस के 5/3 इसमें हम जोड़ देंगे, फिर प्लस, फिर माइनस के 7/3,
इसके बाद यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 की पावर में चल रहा है ये सब कुछ, 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1। अब यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और प्लस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं, तो हमें माइनस मिलता है, तो यह जाएगा माइनस का 5/3। उसी तरह से यहाँ पर प्लस का और माइनस का आपस में इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें माइनस मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, और क्या है 7/3। अब इनका हमें एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 1 3 3, एलसीएम आ जाएगा 3 में डिवाइड करेंगे 1 से इक्वल टू 3 मिला, और 3 × 3 इक्वल टू 9 मिला। फिर माइनस का साइन, 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो इक्वल टू 1 मिला, और 1 × 5 इक्वल टू 5 मिला। फिर माइनस 3 का डिवाइड 3 में तो 1, और 1 × 7 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर, यह है 9, और माइनस, जब भी माइनस माइनस होते हैं तो उनको हम जोड़ते हैं, तो -5 और -7 जुड़ जाएंगे, 7 और 5 कितने होते हैं 12, और साइन किसका लगेगा आगे, माइनस का, और इनके डिवाइड में 3 चल रहा है। इसके बाद 3 की पावर 9 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे, और साइन लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये इसके आगे प्लस है। जब भी किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है तो उसे हम प्लस ही मानते हैं। ये है प्लस का, ये है माइनस का, बड़ी संख्या के आगे लगा है माइनस, तो बड़ी संख्या का साइन हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3/3। 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो ये बचा 3 की पावर -1, और 3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -1 को हम 1/3 लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1/3। और ये हमने कैसे कर दिया ये भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लिया कोई नंबर है a और उसकी पावर है -1, तो अगर इसकी पावर हमें निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करनी है तो इसको हमें 1 के डिवाइड में लिखना पड़ेगा, और इसकी पावर 1 से +1 हो जाएगी, -1 से +1 हो जाएगी, और +1 को हम लिखते नहीं हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/a। किसी भी पावर को अगर हमें माइनस से प्लस में करना है तो उस नंबर को हमें 1 के डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर 3 की पावर -1 थी, तो ये -1 अगर हमें हटाना है तो इसको हमें 1 के डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो इसकी पावर पहले -1 थी, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 हो गई, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 1/3। और अगर कभी पावर पॉजिटिव दी गई है और अगर हमें पावर को निगेटिव बनाना है तो भी हम 1 के डिवाइड में फिर पावर का साइन चेंज कर देंगे, दोनों तरफ से चेंज कर सकते हैं हम, तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है या 3 से विभाज्य है। तो 3 की विभाज्यता या 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर है उनकी सभी डिजिट्स का हमें सम करना है या सभी अंकों का योग करना है, और वह जो रिजल्ट मिलेगा प्लस करने पर वह 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वह पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम सभी को प्लस करेंगे, 2 8 7 6 4 3 2 3, सभी को प्लस करने पर जो मिलेगा वो 3 से डिवाइड हुआ, तो ये भी पूरा डिवाइड होगा। इन चारों ऑप्शन में चेक कर लेंगे। या फिर एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पर 3 से डिविजिबिलिटी पूछी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 9 और 9 को जिनको जोड़ने पर 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 8 7 6 4 3 2 3, तो यहाँ पर हम 9 बनाएंगे। 9 कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो 2 और 7 9 होते हैं, तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। जितने जितने 9 बन रहे हैं वो हम कैंसिल करते जा रहे हैं। 2 और 7 9 बने तो कैंसिल कर दिया, फिर ये 6 और 3 9 बन गए तो कैंसिल कर दिया, फिर ये 4 और 2 3 9 बन गए तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या 8, तो 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। बाद में जो नंबर बच रहा है उसको हम 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। इसके बाद 9 8 6 6 0 0 3, तो 9 तो पहले कैंसिल ही हो गया, फिर इसके बाद ये 6 और 3 9 बन रहे थे तो कैंसिल, फिर यहाँ पर 8 और 6 बन रहा है, 8 और 6 14 होते हैं और 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हम बनाएंगे तो ये 6 और 3 9 बन गए, इसके बाद 5 और 4 9 बन गए तो ये कैंसिल,
फिर 2 और 7 9 बन गए, तो ये भी कैंसिल। अब बचा 8, तो 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन 4006020। यहाँ पर हम 9 बनाने की कोशिश करें तो 9 नहीं बन रहा है, तो हम इन सभी को जोड़ देंगे। 6 और 4 10 और 2 12, और 12 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और इसके साथ ही पटवारी के पूरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं मैथ के। 20 से लेकर 40 तक थे 20 क्वेश्चन। तो ये था एमपी पटवारी का 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। शिफ्ट 2 का पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।